Hello beta, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with your family members and you are enjoying your holidays with our online classes. मैंने आपको जितना पढ़ाया है आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा सारा कुछ, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको एक स्टोरी पढ़ाई है और उसके बाद एक चैप्टर पढ़ाया है। उस चैप्टर में मैंने आपको पूरा बताया है कि किस तरह से राष्ट्र का स्वरूप जो है वो निर्मित होता है। राष्ट्र के स्वरूप का ईच एंड एवरी पैराग्राफ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, ईच एंड एवरी लाइन बताई है, क्योंकि वो चैप्टर जो है वो बोर्ड की दृष्टि से आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप उन वीडियोस को आप एक दो बार और देखिएगा और उसके बाद अपने प्रॉपर नोट्स उस चैप्टर के बना लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैंने पूरी कोशिश भी की है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आई होगी। इस बार आपने कुछ पूछा नहीं है तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका चैप्टर बहुत क्लियर है। ठीक है, इसके बाद जो आपका सैटरडे को ये सेशन होता है क्वेरी सेशन, उसमें एक बच्चे ने कुछ 4-5 लाइंस पूछी थी, उसको मैं दूसरे वीडियो में आपको भेज रही हूँ। अगर और भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो सिंघी अप्तिहा गोमुखी गंगा वाला जो मैथिली शरण गुप्त का पैराग्राफ आपको है, काफ़ी बच्चों को याद आ गया होगा सुनते ही। तो वो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो करके मैंने डाला है, उसको आप देख लीजिएगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब आज हम लोगों का जो नए हमारे सिलेबस में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा हुआ रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसके लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले हम आपको लेखक के बारे में यहाँ पर बताएंगे कि जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे उनका जो जीवन काल था वो 1906 से 1995 तक रहा और इनका जो जन्म था वो 1906 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1906 ईस्वी में सहारनपुर के पास एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का जो नाम था वो रमादत्त मिश्र था। उनके जो इनके पिता थे वो बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे। कर्मकांडी मतलब जो बहुत रिचुअल्स को मानते हैं, जो बहुत चीज़ों को और बातों को मानते हैं, वैसे वो ब्राह्मण थे। उनके पिताजी जो है वो जितने अधिक मृदु स्वभाव के थे, जितने अधिक कोमल स्वभाव के थे, उनकी जो माँ थी वो उतनी ही अधिक कठोर स्वभाव की थी, थोड़ी डिसिप्लिन थी। उन्होंने अपने खुद भी एक जीवनी में कहा है कि यदि मेरे पिताजी दूध मिश्री थे तो मेरी जो माँ है वो लाल मिर्च के बराबर थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाई थी, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति थी घर की वो बहुत अच्छी बेटा नहीं थी। लेकिन इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में अपना अध्ययन जो है वो किया। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने वहाँ पर प्राप्त की और वहाँ पर जब ये जाते थे खुर्जा के संस्कृत विश्वविद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में, तो वहाँ पर उन संस्कृत पाठशाला थी वो छोटी सी, वहाँ वो जाते थे तो वहाँ पर एक नेता आते थे, राष्ट्रीय नेता, जिनका नाम था आसफ अली। तो उनके व्याख्यान को एक दिन उन्होंने सुना और इतने ज़्यादा इससे वो प्रभावित हुए कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और पढ़ाई लिखाई तो जो जितनी उन्होंने करी थी उतनी करी थी और इनकी परीक्षाएं होने वाली थी, लेकिन इन्होंने अपनी परीक्षाओं को भी छोड़ दिया और ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। उसके बाद उन्होंने जो अपना शेष जीवन था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने वो देश की सेवा में ही समर्पित कर दिया। 1930 से 1932 तक और फिर 1942 में भी ये जेल में रहे थे। इसमें इनकी अवधि में इनका संपर्क जो था वो राष्ट्र के महान नेताओं से हुआ और भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी इनको जो है वो इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता के क्षेत्र, पत्रकारिता आप जानते हैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में इन्होंने खुद को ऊंची स्थान पर रखा और ये भारतीय पत्रकारिता को अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे चुके थे। हिंदी के लेखकों के रूप में भी इनको जो है वो बहुत अधिक हिंदी के लेखक के रूप में इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। जब इन्होंने पत्रकारिता शुरू की तो पत्रकारिता के
साथ साथ इन्होंने लेखन कार्य में भी अपना हाथ आजमाया और उसमें इनको नए लेखकों के साथ बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली और इन्होंने स्वयं भी जो नए लेखक थे उनको बहुत अधिक प्रेरित और प्रोत्साहित किया। 1995 9 मई 1995 को इनका निधन हो गया। इन्होंने श्रेष्ठ रेखा चित्रों का निर्माण किया, मतलब लिखा उनको। इन्होंने संस्मरण लिखे बहुत सारे। इनको बहुत श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में इनको जो है वो स्थान प्राप्त है और इनमें जो आत्मपरकता है, चित्रात्मकता है, संस्मरणात्मकता है, इन तीनों चीज़ों का इनको विशेष इन पर इन्होंने विशेष कार्य किया। तो इसका जरा सी मैं आपको बताऊंगी कि आत्मपरकता मतलब वो निबंध जो इनके स्वयं के जीवन पर आधारित थे, वो नियम जो इनके जीवन इन्होंने आत्मपरक शैली कौन सी शैली होती है जिसमें हम कोई भी बात अपने बारे में कहते हैं, है ना, कोई भी बात अपने बारे में कहते हैं, तो वो बातें इन्होंने बहुत सारी अपने निबंध में लिखी। फिर दूसरी चीज़ आती है संस्मरणात्मक शैली। रेखा चित्र मतलब जिसमें आप किसी बात को इस तरह से व्यक्त करते हैं कि एक रेखा चित्र सा खिंच जाता है आपकी आंखों के सामने कि जैसे आपको लगता है कि आप बिल्कुल उन चीज़ों को अपने सामने से ही देख रहे हैं या उन चीज़ों को आप खुद महसूस कर रहे हैं। तो इसका भी इन्होंने बहुत अधिक वर्णन किया है बहुत अच्छे तरीके से। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, आपके समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ भी रहे हैं, वो है संस्मरणकार के रूप में। संस्मरण कौन सा विधि को कहा जाता है या कौन सी विधा को कहा जाता है, क्या किस तरह से हम साहित्य लिखते हैं कि उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो संस्मरण हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई घटना हमारे जीवन में हुई हो और उसकी बहुत मधुर यादें या कभी कभी खराब यादें भी हमारे मनो मस्तिष्क में हों और हम उसको पंक्तिबद्ध करना चाहें, हम उसको लिखना चाहें और लोगों को बताना चाहें अपने उस अनुभव को। तो एक संस्मरणकार के रूप में इनको बहुत अधिक बेटा प्रसिद्धि मिली है। इतनी प्रसिद्धि इनको बाकी चीज़ों में तो मिली ही लेखन की और विधाओं में, लेकिन एक संस्मरणकार के रूप में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को बहुत अधिक ज़्यादा हम महत्व देते हैं। ये जो आपका चैप्टर है इसमें रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में, इसमें भी इन्होंने संस्मरणकारिता को ही महत्व दिया है। एक्चुअली ये एक छोटा सा संस्मरण है, अभी उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम ये बता दें कि आपको कि इनके बारे में ही थोड़ा सा और कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी क्योंकि पार्ट लिया था, तो स्वतंत्रता पर आधारित बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन में इनको कैसे अनुभव मिले, किस तरह के लोग मिले, किस तरह से इन्होंने उस स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पार्ट को अदा किया, अपना भाग अदा किया और किस तरह के बुरे एक्सपीरियंसेस भी इनको हुए। इस तरह के काफ़ी संस्मरण जो हैं वो कन्हैयालाल मिश्र जी की जीवनी में आपको मिलेंगे। इन संस्मरणों में उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम का भी स्पष्ट इतिहास लिखा है और इसमें इन्होंने युगीन समस्याओं को और जो उस युग की जो परिस्थितियां थी उसका भी बहुत सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से इनके जो संस्मरण हैं, रिपोर्टाज हैं, रिपोर्टाज जिसमें रिपोर्टिंग करनी होती है, जिसमें आप रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे आप आजकल देख रहे होंगे कि टीवी में बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार, जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता और जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार जो है वो इधर उधर जा करके और रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम हिंदी में रिपोर्टाज कहते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी जो सेवाएं हैं वो अपनी दी और ये बहुत ही अधिक जो है हम बहुत श्रद्धा से और बहुत महत्व के साथ उन रचनाओं को याद कर सकते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें जो इनके मुख्य रेखा चित्र हैं वो नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, ये चार इनके मेन रेखा चित्र हैं जो कई बार आपसे पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में भी। तो इसे कृपया आप बहुत याद कर लें, ज़रूर से याद कर लें। मैं फिर से नाम बता रही हूँ, नई पीढ़ी के विचार एक, दूसरा जिंदगी मुस्कुराई, तीसरा माटी हो गई सोना और चौथा है भूले बिसरे
चेहरे, ये कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद इन्होंने 2 लघु कथाएं भी लिखी हैं, जिनको कि आकाश के तारे और धरती के फूल, आकाश के तारे और धरती के फूल, इनकी 2 लघु कथाएं हैं। इनके नाम भी कई बार पूछे जाते हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किस तरह से लघु कथाओं को जो लिखा है उनके नाम क्या हैं। उसके बाद इनका संस्मरण है दीप जले शंख बजे। क्या नाम है संस्मरण का? दीप जले शंख बजे। ललित निबंध है इनके, ये बहुत दोनों मुझे नाम भी बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब याद करने में इजी हैं और थोड़े से फीलिंग्स लिए हुए नाम है। क्षण बोले कण मुस्काए, बहुत प्यारा सा नाम है, क्षण बोले कण मुस्काए, जिससे आप इजीली तैयार कर सकते हैं कि ये, क्योंकि आपको बहुत सारी रचनाओं के नाम बेटा याद करने होते हैं, तो जब कुछ अलग सा नाम होता है तो वो हमें जल्दी याद होता है किसी भी रचनाकार की रचना का, वो चाहे लेखक के द्वारा लिखा हुआ हो या कवि के द्वारा। तो इनके 2 जो ललित निबंध हैं वो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। इनके नाम क्षण बोले कण मुस्काए और बाजे पायलिया के घुंघरू। कौन कौन से? क्षण बोले कण मुस्काए और बाजे पायलिया के घुंघरू। ये दोनों आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों चीज़ों के लिए आपके इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो हम कहेंगे कि आपकी जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये रचना निम्नलिखित में से किसकी है, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए, तो एक तो 2 नंबर के मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका इससे तैयार होता है, और दूसरा इसमें आपका जीवनी में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि उनकी रचनाओं के नाम बताइए। ठीक है। इसके बाद इनके महके आंगन चहके द्वार, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति और भी है। महके आंगन चहके द्वार, ये भी इजी है याद करना कि इतनी बड़ी, मतलब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 4 शब्दों के नाम हैं, बाजे पायलिया के घुंघरू और क्षण बोले कण मुस्काए और महके आंगन चहके द्वार। ये तीनों रचनाएं आप इजीली याद कर सकते हैं। इनका संस्मरण भी दीप जले शंख बजे। तो आप इस तरह से याद करिए। कभी कभी हम लोगों को याद करने में कुछ, आपको क्लास में बताती हूँ कि कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसे आप ये याद कर सकते हैं कि 4 रचनाएं हैं, 4 शब्दों से बनी हुई है, जो चारों ही कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। फिर चलिए थोड़ा सा इनकी भाषा पर हम बात करते हैं। इनकी जो भाषा है वो बहुत ही ज्ञान विज्ञान से भरे हुए ज्ञान विज्ञान के बोझ से भरे हुए लेखक ही हमको नहीं दिखाई देते हैं। ये हमारे पास ऐसे लेखक नहीं हैं कि जगत और जीवन में व्याप्त जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बल्कि ये जो जीवन में बहुत जो साधारणतया हमारे जीवन में जो होता है उसको बहुत साफ सुथरे ढंग से, मतलब जो जैसा है वैसा ही आपके सामने प्रकट करना। ठीक है ना। मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि आपको जीवनी लिखने में इससे आसानी होगी कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको उसी रूप में प्रकट करना बहुत आसान है उनके लिए। बहुत सीधी सरल भाषा में जो चीज़ जैसे हुई वैसे ही हमारे सामने ले आना। संस्मरण एक्चुअली यही होता है कि जब हम हमारे साथ जो घटनाएं हुई हैं उनको जब हम वैसे का वैसे ही किसी के सामने अपने सरल शब्दों में व्यक्त कर सकें। ये जो चैप्टर आप देखेंगे रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में, इसमें भी इनका यही गुण सामने आया है कि ये उस चैप्टर को जो इनके साथ हुआ उसको बहुत आराम से ये बिल्कुल उसी सरल सहज भाषा में आपके सामने जो है वो प्रकट करते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो भाषा लिखी है उसमें बहुत सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। और छोटी छोटी बात को लिख करके और उसको बहुत बड़ा बना देना, मतलब कोई बड़ी सी बात को छोटे साधारण शब्दों में लिखना और फिर पुनः उस छोटे साधारण शब्दों से बहुत बड़ी बात कह जाना, ये उनके भाषा का या उनकी शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि उनकी जो भाषा है वो तत्सम शब्द प्रधान और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है इनकी भाषा। जैसे हम जयशंकर प्रसाद की भाषा देखते हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा देखते हैं कि कई बार हमको नहीं समझ में आती है, लेकिन इनकी भाषा बहुत ही सरल सहज,
तत्सम शब्द हैं उसमें, आपको जब चैप्टर में आएगा तो भी मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी उसको शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली कहना ज़्यादा अच्छा होगा। और इन्होंने कई बार अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी अपनी कविता में, जैसे कविता में सौंदर्य उत्पन्न होता है अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके, वैसे ही इन्होंने अपने लेखों में या अपने संस्मरणों में इस भाषा का प्रयोग भी किया है। ठीक है, इसके बाद इनकी शैली की अगर हम बात करें तो इनकी शैली जो है वो अधिकांश रूप में भावात्मक शैली का प्रयोग जो है ये करते हैं। जो लेखक हैं वो भावात्मक शैली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि भावात्मक शैली में जब हम अपने बातों, अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं और अगर हम शैली को बहुत क्लिष्ट नहीं बना रहे हैं, बहुत सरलता से अपनी बात कह रहे हैं, तो भावात्मक शैली में कोई भी बात अगर हम कहेंगे, अपने भावों को जस का तस प्रकट करेंगे, तो वो बहुत इजीली सबको समझ में आएगी। तो इस तरह से इनकी शैली में मुख्य रूप से जो है वो भावात्मकता का समावेश है और इसके साथ साथ मार्मिक है। जब आप चैप्टर देखेंगे तो कई जगह मर्म स्पर्शी मतलब दिल को छूने वाले घटनाएं और दिल को छूने वाली बातें आपको इनके लेखों में या निबंधों में मिलेंगी। इसी कारण से इनका जब ये विवरण देने लगते हैं तो कई बार इनके चीज़ में एक चीज़ और भी है कि इनके में कई बार विवरणात्मक शैली का भी प्रयोग आप देखते हैं, जिसमें कि ये विवरण देने लगते हैं, एक्सप्लेनेशन। विवरण मतलब एक्सप्लेनेशन, तो इसको आप विवरणात्मक या व्याख्यात्मक शैली भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कथनों में माधुर्य की सृष्टि की, एक मधुरता इनके कथनों में है और कहीं कहीं पर नाटकीय शैली भी मिलती है। दो नई चीजें मैंने आपको बताई, एक माधुर्यता की मधुरता मिलती है आपको पढ़ने में। जैसे आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वैसे तो नाम से चैप्टर का रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में, तो नर्सिंग होम में क्या होगा, मरीज होंगे, है ना, डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, बीमारी होगी, तकलीफें होंगी, लेकिन आपको फिर भी ये चैप्टर पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से उन्होंने मार्मिक बातों को भी अच्छे ढंग से किया है। तो दो चीजें आपको बताई, एक मधुरता और एक माधुर्यशाली और एक नाटकीय शैली की। कई बार उनका देख के आपको लगेगा कि नाटकीय मतलब जल्दी जल्दी, नाटकीय शैली कौन सी होती है, जिसमें छोटे छोटे कथन होते हैं और हम अपनी बातों को जल्दी जल्दी कहते हैं, तो दैट इज नाटकीय शैली, वो होगा। फिर इन्होंने, आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो कहानी है वो मुक्तक रचना से ये मुक्तक रचना से ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, मुक्तक रचना से ज़्यादा प्रभावित हैं ये। और इनकी जो कविता है वो मुक्त कवित्व पूर्ण वाक्य रचना है कि कवित्व का गुण भी है लेकिन फिर भी मुक्तक है। छोटे छोटे संस्मरण, छोटे छोटे निबंध इन्होंने लिखे हैं, बहुत बड़े से काव्य नहीं लिख डाले हैं। ठीक है, फिर इनका हम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये बहुत अधिक प्रतिभा संपन्न मौलिक संपादककार थे या एक गद्यकार थे और इनका नाम हम हमेशा याद रखेंगे हिंदी साहित्य में, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ही विराटता से, बहुत ही वैभव संपन्नता से जो है वो समृद्ध किया है। और विशेष रूप से पत्रकारिता और रिपोर्टाज में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और हिंदी भाषा के साहित्यकों में जब भी हम अग्रणी शैली के लोगों को का नाम लेंगे तो हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नाम जो है वो विशिष्ट गद्यकार के रूप में जरूर लेंगे या मानव साहित्यकार के रूप में जरूर लेंगे। अब क्यों लेंगे, उसका एक इतने सारे गुण तो इनमें है ही है। इनकी शैली में एक भावात्मक बात भी है कि इन्होंने मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में अपना जो एंट्री है वो दी है। मानव मूल्य का जो सजग, जब आप इनके निबंध पढ़ेंगे, जब आप अभी ये जो आपका रिसेंट निबंध मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, निबंध नहीं संस्मरण, सॉरी निबंध नहीं, निबंध का ही रूप है वो, लेकिन वो संस्मरण के रूप में आपके सामने है। तो जब आप देखेंगे तो इसमें जो मानवता का गुण है, किस तरह से वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में किसकी मानवता से प्रभावित होते और किस तरह से उसकी मार्मिकता को वो हमारे सामने प्रकट करते हैं कि जो एक बोरिंग सी जगह पे, हॉस्पिटल के नाम से हम सब कितना घबराते हैं। आजकल इतना कोरोना फैला हुआ है, हम रोज ईश्वर से सुबह शाम हम सब लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, भगवान से कि भगवान सब
सबको निरोग रखना, सबको सही रखना, किसी को ये कोरोना ना हो और जिनको हो चुका हो वो इस बीमारी से उबर आए, उनका बेहतरीन इलाज डॉक्टर्स कर सके और डॉक्टर भी और हम सब भी जो है वो सुरक्षित रहें। तो आप देख रहे हैं कि जो महामारी इस समय फैली हुई है, जो एपिडेमिक फैला हुआ है, उससे कितनी ज़्यादा परेशानी और दुख जो है वो लोगों को पूरे विश्व में हो रहा है। तो क्या कोई इस समय हॉस्पिटल जाना पसंद करेगा? कोई भी नहीं जाना पसंद करेगा। लेकिन इन्होंने जो चैप्टर लिखा है वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में ही लिखा है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में इनके साथ क्या हुआ है उसके बारे में ही वो चैप्टर है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इस चैप्टर में उस बीमारी के बीच से ये किस तरह से मार्मिक, मधुर, कुछ नाटकीय, कुछ मानवीय संवेदनाओं को, कुछ हास्य का पुट लेते हुए हमारे सामने कितनी बड़ी बात कहते हैं। सो आई होप सो कि आपको कवि के बारे में बेटा समझ में आया होगा और जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसके पहले अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद जैसे आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था वैसे ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इतना आप ये वीडियो फिर से देखिए और जीवनी उनकी लिखिए। मैं आपको उनकी जीवनी का PDF अलग से भी भेज दूंगी क्योंकि उनकी रचनाएं और जीवनी भी बोर्ड्स की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। This is my order, you can say, or a humble request as you take it. This humble request also, as well as an order also, that please see the videos, note down the things, because आपका बोर्ड है और देखिए आज नहीं तो कल स्कूल खुलेंगे और एग्ज़ाम्स आपके समय से थोड़े पहले बाद में या समय पर हो भी सकते हैं। तो आलस मत कीजिएगा क्योंकि आपका 12th क्लास है। पढ़ाई में मुझे पता है कि आप नहीं कर रहे होंगे, बट फिर भी ये कठिन समय सबके लिए एक जैसा है, सिर्फ आपके लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना बेस्ट दे सकें कि आप हमें सामने ना देख करके भी और चीज़ों को बहुत अच्छे से बेटा समझ सकें। तो बी पॉजिटिव, बी सेफ, बी हेल्दी एंड स्टे एट होम एंड वॉच दीज वीडियोज़। कभी हल्के मूड में दोबारा किसी सब्जेक्ट के वीडियो को देख लीजिए तो उससे आपको और रिवीजन होगा और अपने नोट्स को भी तैयार कीजिए। ठीक है, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।